नमस्कार दोस्तों, आज जंग का 22वां दिन है और ईद भी है। तो सबसे पहले तो आप तमाम दर्शकों को ईद मुबारक। अब आते हैं ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई की खबरों पर। ट्रंप की माने तो ईरान की पूरी ताकत मिट्टी में मिल चुकी है। ईरान की लीडरशिप खत्म हो चुकी है। ईरान की मिलिट्री खत्म हो चुकी है। एयरफोर्स तबाह हो चुका है। नेवी बची नहीं है। मिसाइल लॉन्चर्स खत्म है। एयर डिफेंस खत्म है। ट्रंप की माने तो अमेरिका जंग जीत चुका है और ईरान पूरी तरह से जंग हार चुका है। कल भी ट्रंप ने यही सब कहा और 2 सप्ताह से हर रोज सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ट्रंप ऐसे ही बयान दे रहे हैं। लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई से पूरी दुनिया को हैरान न कर देता हो। कल खबर आई थी कि ईरान ने माजिद नाम के एयर डिफेंस सिस्टम से F-35 फाइटर जेट को टारगेट किया और अमेरिका के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। ईरान ने उस फाइटर जेट F-35 को निशाना बनाने में कामयाबी हासिल की, जिसे आज तक कोई रडार लॉक नहीं कर पाया है। आज खबर आई कि ईरान ने तेहरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर, जी हां 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में मौजूद यूएस और ब्रिटेन के साझा बेस डिएगो गार्सिया तक मिसाइल दागकर दुनिया को चकरा दिया है। कहा जा रहा है कि ईरान ने डिएगो गार्सिया पर हमले के लिए नई IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ईरान ने ब्रिटेन की तरफ से अमेरिका को डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस के इस्तेमाल की अनुमति देने के खिलाफ अपना तेवर दिखाया है और अमेरिका के साथ ब्रिटेन को भी संदेश दिया है कि 4000 किलोमीटर की दूरी तक भी मिसाइल दाग सकता है। यूरोप भी उसकी मिसाइल की रेंज में है। ट्रंप के हिसाब से टूटा बिखरा और खत्म हो चुका ईरान अमेरिका को रोज पानी पिला रहा है, रोज कहीं न कहीं चोट कर रहा है। हजारों बमों के हमले और तबाही झेल कर भी ईरान हर रोज अमेरिका को नाको चने चबा रहा है। अमेरिका के करीब 1.5 दर्जन एयरक्राफ्ट को टारगेट करके या तो तबाह कर चुका है या क्रैश लैंडिंग और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मजबूर कर चुका है। कई रडार सिस्टम जमींदोज हो चुके हैं। ट्रंप की इसी बौखलाहट का नतीजा है कि पहले तो वो नेटो देशों को जंग में साथ देने के लिए ललकारते रहे और जब सबने ईरान के खिलाफ उनके पागलपन से भरी जंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया तो कल ट्रंप ने नेटो देशों को कायर और कागजी शेर तक कह दिया। मतलब ट्रंप की सनक और सिरफिरेपन में उनका साथ न दो तो कायर हो गए। नेटो के दर्जनों देश कायर हो गए। इस बीच देर रात ट्रंप ने यह भी कह दिया कि जंग खत्म करने की अब हम तैयारी कर रहे हैं, यानी कभी कुछ कभी कुछ। अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर। जैसा कि मैंने कहा, तेहरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में है ये डिएगो गार्सिया। क्या है इसकी खास बात? क्यों दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है? क्यों बात हो रही है कि ईरान जंग में 20-21 दिन बाद भी इतनी असरदार तरीके से ईरान की मारक क्षमता ऐसी है कि मिसाइल की रेंज कहां तक पहुंच सकती है। यह वैसे मैप है डिएगो गार्सिया का। इसके बारे में बताने से पहले थोड़ा आपको यह मैप दिखाऊं। कहां ईरान और कहां ये मालदीव के पास डिएगो गार्सिया। ये यहां से ईरान ने मिसाइल दागी और यहां जो ज्वाइंट बेस है अमेरिका और यूएस का, यहां ये एक मिसाइल पहुंची है। उसका क्या असर है? दूसरा, हालांकि उसको भी इंटरसेप्ट किया गया। दूसरा मिसाइल बीच में पहले टारगेट तक पहुंचने से पहले उस मिसाइल में प्रॉब्लम हुई, लेकिन ईरान ने यह संदेश दिया। यहां दुनिया के देश आसपास के नक्शे में दिखेंगे, इधर भारत भी है, बाकी देश भी हैं। तो इतनी लंबी दूरी तक ईरान की मिसाइल ने टारगेट किया है या वहां तक पहुंचाने का दावा किया गया। खबर क्या है? एक दूसरा मैप है, इस पर भी आते हैं। सारे अखबार में, अमेरिकी अखबारों में खबर छपी है बहुत चिंता के साथ। तो अमेरिका ब्रिटेन का ज्वाइंट बेस है, जैसा कि मैंने कहा। ईरान ने 2 IRBM मिसाइलें दागी। पहली बार IRBM मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। एक मिसाइल कहा जा रहा है उड़ान के दौरान फेल हो गई। दूसरी मिसाइल को अमेरिकी युद्धपोत ने SM-3 इंटरसेप्टर से रोकने की कोशिश की। पक्के तौर पर नहीं कहा जा रहा है कि पूरी तरह से उस मिसाइल को डिफ्यूज करने में इंटरसेप्टर कामयाब हुआ या कुछ नुकसान पहुंचा, लेकिन रेंज में डिएगो गार्सिया आया ईरान की मिसाइल। अब ये जो ज्वाइंट बेस है डिएगो गार्सिया, ये हिंद महासागर में यूएस का कंट्रोल टावर इसे बताया जाता है। भारी बमबरसक जेट जो हैं, तरह तरह के स्टिल्थ फाइटर, 5th जनरेशन फाइटर्स वहाँ तैनात हैं। सपोर्ट और टैंकर के लिए, मतलब रिफ्यूलिंग के बड़े बड़े विमान हैं। समुद्री गश्ती के लिए बड़े बड़े वारशिप आसपास में हैं। निगरानी की पूरी व्यवस्था है। ट्रांसपोर्ट के एयरक्राफ्ट हैं, कार्गो शिप, फ्यूल टैंकर, हथियार, टैंक, गोला बारूद। मतलब अमेरिका ने वहाँ ज़बरदस्त मोर्चेबंदी उस
ज्वाइंट बेस पर कर रखी है, क्योंकि अमेरिका उस बेस का इस्तेमाल पिछले 40 सालों से जितने भी अमेरिकी हमले हुए, युद्ध हुए, हर में करता है। इसलिए उसको अमेरिकी युद्धों का लॉन्च पैड कहा जाता है। गल्फ वॉर में भी डियागो गार्सिया का इस्तेमाल हुआ, इराक वॉर में भी हुआ, अफगानिस्तान वॉर में भी हुआ, सीरिया पर हमले में हुआ, लीबिया पर हमले में हुआ। अब कहा जा रहा है क्या ईरान के लिए इस्तेमाल करेगा, और इसको लेकर पहले द्वंद था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते थे, दोनों देशों का साझा है, हालांकि उसको लेकर दोनों के बीच के अरेंजमेंट को लेकर कई बार मतभेद होते हैं। मालदीव उस पर दावेदारी जताता है, उस विवाद में जाएंगे तो वीडियो लंबा होगा, अभी हम इस पर केंद्रित करते हैं। लेकिन कल खबर आई कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने अनुमति दे दी उस एयरबेस को इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए ये ईरान ने एक तरह से तेवर दिखाए। और अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उनकी तरफ से कहा गया कि ब्रिटेन के ज्यादातर लोग नहीं चाहते कि उनका देश इस युद्ध में शामिल हो, लेकिन अपने ही लोगों की राय को नजरअंदाज करते हुए स्टारमर ने यूके के सैन्य ठिकानों को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दे रहे हैं। इससे ब्रिटिश की लोगों को जान का खतरा पड़ सकता है। मतलब एक तरह से अराक्ची ने, विदेश मंत्री ने ब्रिटेन को चेतावनी दी है कि अगर आप अनुमति देते हैं अपने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की, तो खतरा ब्रिटेन के लोगों पर है। और ईरान ने इतनी लंबी दूरी तक मिसाइल दाग के इस तरह से टारगेट करके दुनिया को दिखाया है कि ईरान की रेंज में यूरोप भी है। तो ये अराक्ची की तरफ से चेतावनी है ब्रिटेन को। उसके बाद खबर ये आ रही है, और ये पिछले 8 दिनों से 10 दिनों से आ रही है, कि यूएस ने मिडिल ईस्ट में भेजा हजारों सैनिक। 48 घंटे से फिर ऐसी खबरें आ रही है कि हजारों सैनिकों की रवानगी कर दी गई है। पहले 2500 मरीन्स की आई थी, फिर आया 4500, फिर यूएसएस बॉक्सर जहाज को रवाना किया गया, और ऐसे 3-4 ऐसे युद्धपोत की रवानगी की खबर है। कहा जा रहा है कुल 6 युद्धपोत वेस्ट एशिया की तरफ, मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हुए हैं अमेरिका से, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका फंस गया है, जहां ईरान ने ऐसी नाकेबंदी कर रखी है जहां अमेरिका की कुछ चल नहीं रही है। और अमेरिका के लिए अब नाक का सवाल हो गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान को कैसे धकेले, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सेफ पैसेज बनाए, ताकि वहां से जो तेल टैंकर हैं, कार्गो शिप हैं, आए, जिसे ईरान सेलेक्टिवली आने दे रहा है। अमेरिकी या ईरान जिसको दुश्मन मानता है, उन देशों के कार्गो शिप नहीं रवाना हो रहे। तो अमेरिका अब वहां मोर्चेबंदी कर रहा है, ऐसी खबरें आई है फॉक्स न्यूज के हवाले से, और अलग अलग अमेरिकी अखबारों में ये खबर छपी है। लेकिन उसके बाद क्या होना, उस पर आते हैं आगे। कभी कुछ, जैसे ट्रंप ने आधी रात को, कल भारतीय समय के अनुसार से देर रात माने, उन्होंने कल अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि हम अपने मकसद को हासिल करने के करीब पहुंच चुके हैं, अब हम मिडिल ईस्ट में मिलिट्री कार्रवाई को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। भाई एक तरफ से खबरें आ रही है कि वहां से फ्लीट और पता नहीं कौन कौन से जहाज, कितने वारशिप सब रवाना हो रहे हैं, और लामबंदी हो रही है चारों तरफ घेरने की ईरान की। दूसरी तरफ ट्रंप साहब पिछले 15 दिन से बार बार जो रिपीट कर रहे हैं, कल उन्होंने फिर कह दिया कि अब हम वार खत्म करने पर विचार करें। क्या कुछ कहा, अगर विस्तार से बात करें, उन्होंने कहा कि ईरान की हमने जो हासिल कर लिया, अपना जो एम है, ईरान की मिसाइल क्षमता, लॉन्चर और उनसे जुड़ी हुई हर चीज़ को हमने तबाह कर दिया। ईरान के रक्षा औद्योगिक ढांचे को हमने तबाह कर दिया, उनकी नौसेना वायुसेना को तबाह कर दिया, एंटी एयरक्राफ्ट हथियार भी शामिल तबाह कर दिया, पर ईरान को कभी परमाणु क्षमता के करीब ना आने देना जैसी स्थिति में हमने पहुँचा दिया। हमारे जो सहयोगी हैं मिडिल ईस्ट के, और उसके अलावा इजराइल और बाकी देश, उन सब की सिक्योरिटी के लिए हमने इंतजाम किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा और निगरानी उन देशों द्वारा की जानी चाहिए जो उसका उपयोग करते हैं। पहले ट्रंप बार बार कहते रहे, इसीलिए उन्होंने कहा था नेटो देश और बाकी देश आए, जिसमें जापान और चाइना का भी नाम लिया था, कोई देश उनके साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उनके साथ लड़ने को तैयार नहीं हुआ। तो ये सब कह के अब वो कह रहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बाकी देशों को भी आना चाहिए, और जो हम इन देशों की मदद करेंगे, लेकिन ईरान के खतरे को खत्म होने के बाद इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिए गेम कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, फिर से सुन लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा, हिंदी बता रहा हूं, कि सुरक्षा और निगरानी उन देशों द्वारा की जानी चाहिए जो इसका उपयोग करते हैं। मतलब ये जंग से निकलने का कोई एग्जिट रूट देख रहे हैं क्या? अमेरिकी अखबार, ब्रिटेन के अखबार तमाम सूत्रों के हवाले से पिछले 8 दिनों से लिख रहे हैं कि ट्रंप को रास्ता देख रहे हैं कि कैसे एग्जिट कर जाए, क्योंकि उनकी गर्दन फंस गई है, अमेरिका की टांग फंस गई है, उनकी इज्जत दांव पर लगी है। क्योंकि वापस कैसे लौटे इतनी बड़ी बड़ी बात कहकर और इतने युद्धपोतों की रवानगी के बाद, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की गर्दन को पकड़ लिया है ईरान ने। तो क्या करें?
तो अब कोई देश साथ नहीं आ रहा है, तो अब वो कह रहे हैं वो देश निगरानी करें। यूएसए क्यों करे भाई? आप ही गए थे सिंह उठाकर लड़ने, और आप ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सेफ पैसेज के लिए ईरान को धकेलने का दावा करके गए थे और कर रहे हैं, तो फिर अब दूसरे देश क्यों लड़ने जाएं? अब कह रहे हैं यदि हमसे अनुरोध किया जाता है तो हम इन देशों की मदद करेंगे, लेकिन ईरान के खतरे को खत्म होने के बाद इनकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मतलब ये करें, अगर जो नेटो देश हैं या बाकी देश हैं जिनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना तेल टैंकर या कार्गो रवाना करना पड़ता है, मंगवाना पड़ता है, वो अगर हमसे मदद करेंगे तो हम देखेंगे, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है कि क्यों ईरान की ताकत खत्म हो गई। भैया जब ईरान की ताकत खत्म ही हो गई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डरने की जरूरत क्या है? क्यों तेल टैंकर कार्गो शिप क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों वो दुनिया भर में तेल की कीमतें प्रति बैरल 18-20% बढ़ रही है? क्यों ऐसी चिंता हो रही है? दुनिया के देश 1 to 1 बात कर रहे हैं ईरान से कि कैसे किसी का 2 जहाज निकल जाए, कैसे किसी का 4 जहाज निकल जाए। क्यों अमेरिकी से लेकर इजरायली परेशान है कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलाया जाए। और अब जब आपकी नहीं चल रही है, आपको चिंता हो रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाकर फंसेंगे, कहीं ईरान की मिसाइलें या जो नेवल माइंस हैं वो नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि स्ट्रेटजिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वही पोजीशन है, नैरो गलियारा है 32-30 किलोमीटर का, 20-22 माइल समझें, 2 उसमें शिप की लाइन है, 2 ही कतार में शिप निकलती है संकरे रास्ते में, और वहां ईरान की जबरदस्त नाकेबंदी है। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर किसी को जरूरत होगी तो हमसे बात करना, बाकी किसी की जरूरत है नहीं, ईरान तो खत्म है। ये अब ये दाव खेल रहे हैं कि हम निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, ये चाहते हैं अब निकले। तो ये है। उसके बाद ईरान ने 70वीं खेप दागी है, जो ईरान की तरफ से ऐसी हर रोज जो तस्वीरें आती है। ये ईरान की तरफ से, IRGC की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है, इसमें कहा गया है कि अल खार्ज, अल धाफरा, अली अल सलेम और इरबिल 5th नेवल फ्लीट, एमाद मिसाइल सिस्टम, और इन सबको निशाना बनाया गया। इस तरह से 70वीं बार जो खेप दागी गई है, और इसमें कई तरह की मिसाइलें हैं। खुर्रम सहर जो बहुत ख़ास मिसाइल मानी जाती है, जिसकी बहुत लंबी रेंज है, वो सारी मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई है। उसके बाद ईरान में अब ज़मीन पर उतरेगा अमेरिका। अब देखिए कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी खबरें अमेरिका से आ रही है। एक तरफ से आ रही है कि अमेरिका अपने जो नेवी को, युद्धपोतों को रवाना कर रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं, वार खत्म ही है, अब जीत चुके हैं, तो हम इससे अब हमारा मकसद अचीव हो गया, हम निकलने की तैयारी कर। तीसरी तरफ खबर वहीं के अखबारों से आ रही है, वहीं के अखबारों से खबर आ रही है, द टेलीग्राफ और तमाम अखबारों में, कि ईरान में अब ज़मीन पर उतरेगा अमेरिका। मतलब बूट्स ऑन द ग्राउंड्स, ज़मीन पर उतरने का मतलब है कि ईरानी सेना से आमने सामने की लड़ाई। और यही जो वार स्पेशलिस्ट हैं वही लगातार कह रहे हैं कि बिना ज़मीन पर उतरे आप रिजीम चेंज कर नहीं सकते, और ज़मीन पर उतरेंगे तो वो जंग कैसी होगी, कितनी कितना नुकसान किसको होगा, अमेरिकी सेना के कितने जवान मारे जाएंगे, और उसका दुनिया भर में और अमेरिका में क्या असर होगा, कहना मुश्किल है। लेकिन ये खबर आ रही है कि वेस्ट एशिया में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। अरब सागर में अब्राहम लिंकन के डेक पर मिसाइल लोड होने की तस्वीरें आई है, जो इसी खबर में है, द टेलीग्राफ में, और अमेरिकी सैनिकों को उतारने पर विचार करें। अब ये जो खबर है इसमें कहा गया है कि पर्पस इनका ये भी है कि खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना, और उस कब्जे के लिए ये तैयारी हो रही है। और उस तैयारी के तहत अगर खार्ग आइलैंड पर कब्जे के लिए अमेरिकी सेना उतरेगी, ज़मीन पर उतरेंगे, तो उसका खामियाजा क्या हो सकता है और ईरान कैसे रिटेलिएट कर सकता है, वो एक बड़ी बात हो गया। खार्ग पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं वो भी दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, एक खबर ये भी अमेरिकी अखबारों में आ रही है, ये सब मिली जुली बातें हैं, एक्सियोस और ब्लूमबर्ग में और अमेरिकी वेबसाइट में और दुनिया भर के जो वार पर लिखने वाले लोग हैं उनके हवाले से, कि खार्ग आइलैंड जो ईरान का वो आइलैंड है जहाँ से 90% ईरान का तेल एक्सपोर्ट होता है, वो आइलैंड जो ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और वो खार्ग आइलैंड जिस पर अभी 1 हफ्ते पहले अमेरिका ने उनकी एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को या IRGC के एस्टैब्लिशमेंट को पर अटैक किया था,
उस आइलैंड को कब्जा करना चाहते हैं ट्रंप। ये पिछले 3 दिनों से अमेरिकी अखबारों में खबर छप रही है, आज भी छपी है, कल भी छपी, क्योंकि चूंकि सबसे ज़्यादा वहाँ तेल भंडार है और ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था है। और ट्रंप की नज़र, दुनिया भर में लोग कहते हैं कि ट्रंप ईरान के तेल पर कब्जा करना चाहते हैं। वही तेल भंडार जो ईरान के तेल भंडार पर जिस तरह से अमेरिका का दबदबा और कब्जा 79 की क्रांति रेवोल्यूशन के पहले था, जब रज़ा पहलवी जो आज निर्वासित शहजादे हैं, उनके बाप रज़ा पहलवी जब वहाँ के शाह थे, अमेरिकी पिट्ठू, 25 साल तक वहाँ की सरकार जरूर थी रज़ा पहलवी की, लेकिन अमेरिका का कंट्रोल था बहुत हद तक और ब्रिटिश का कंट्रोल था। तो अब क्या ट्रंप ये चाहते हैं, और ये चाहते हैं तो बहुत खतरे हैं। जो मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ, तमाम रिपोर्ट में उन खतरों की तरफ आगाह किया गया है कि अगर अमेरिका ऐसी को हिम्मत करता है या ऐसी रणनीति पर काम करता है तो ईरान अपने तेल भंडार को आग लगा सकता है, तेल एक्सपोर्ट फैसिलिटी को आग लगा सकता है, तबाही मचा सकता है। और भाई, आप किसी को उसकी रीढ़ ही तोड़ने के लिए अगर घुसोगे तो फिर पहले भी ईरान डू और डाई की तरह लड़ाई कर रहा है, तो फिर क्या खतरे हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका की नज़र होने की वजह है क्योंकि उसको लगता है कि इस आइलैंड पर जो ईरान से लगभग 15-20-22 किलोमीटर दूर है, और जैसा कि मैंने कहा कि सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्ट सेंटर है। लेकिन सवाल उठता है, इसमें यह भी खबर आई कि पेंटागन भी, जो अमेरिकी रक्षा विभाग है, उस पर भी इस योजना पर काम हो रहा है कि किस तरह से अगर हम चाहें तो कब्जा कर सकते हैं। क्या उसमें है कि अगर ऐसा किया तो उसके खतरे क्या हैं, नुकसान क्या है, क्या इस ऑपरेशन को मंजूरी पेंटागन देगा और किस तरह की यूनिट्स होगी, तेल सप्लाई अगर बाधित हुई तो क्या होगा। इस तरह से बहुत सारी बातें इसमें है, लेकिन जाहिर है बहुत आसान नहीं है। लेकिन अमेरिका कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसकी नज़र जैसे वेनेजुएला के तेल पर थी, राष्ट्रपति को अगवा किया, लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है। उसके बाद इसके पहले एक खबर आई थी, हाँ, ईरान पर नेतन्याहू की प्लानिंग फेल। जो इजराइल की एजेंसी है मोसाद, खुफिया एजेंसी जो दुनिया भर में ऑपरेट करती है, वेस्ट एशिया समेत और दुनिया के कई देशों में, और उस ऑपरेट करने का एक अहम होता है कि एकदम बेरहमी से जिस पर शक शुबा हो उसको मारो, काटो, कुछ भी करो। तो उसके हवाले से खबर आई है, और यह खबर आई है टाइम्स ऑफ इजराइल में, इजरायली अखबार में। रात में मेरी इस पर नज़र पड़ी। मोसाद चीफ टोल्ड पीएम बिफोर वॉर दैट थॉट ईरान्स रिजीम कुड बी टॉपल्ड। माफ करिए, मोसाद चीफ ने, इजरायली अखबार के हवाले से खबर आई कि मोसाद चीफ ने नेतन्याहू को यह ब्रीफ किया था प्रेजेंटेशन के जरिए, पहले वार शुरू होने के पहले, कि इस वार से सेलेक्टेड ढंग से, टारगेटेड ढंग से अगर हम ईरान पर अटैक करेंगे तो वहाँ का रिजीम चेंज हो सकता है, टॉपल हो सकता है, अस्थिर हो सकता है। वह इसमें खबर है। हालांकि अब लग रहा है कि ये कैलकुलेशन जो मोसाद का था, नेतन्याहू का था, अमेरिका का था, वह कैलकुलेशन पूरी तरह से फेल हो गया। वो लड़ाई जिसे ये मान रहे थे कि लीडरशिप को ख़त्म करने के बाद, एलिमिनेट करने के बाद कारपेट बॉम्बिंग कर देंगे उनके कुछ फैसिलिटीज़ पर, और उसके बाद 48-72 घंटे में ईरान घुटने के बल आएगा, वो हुआ नहीं। तो ये एक मोसाद के हवाले से खबर है। उसके बाद परसों और कल खबर आई कि कतर पर जिस तरह से हमला हुआ, कतर की तेल फैसिलिटी पर जिस तरह से, गैस फैसिलिटी पर, एलएनजी एक्सपोर्ट की फैसिलिटी पर जिस तरह से अटैक हुआ, उसमें 17 से 18%, 17% एलएनजी एक्सपोर्ट का काम बंद हो चुका है और वो अगले 5 साल तक इफेक्टेड होगा। यह कतर की तरफ से ऑफिशियल बयान आया और जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। कतर की जीडीपी घटेगी, लेकिन अगर एलएनजी एक्सपोर्ट कम होता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड में से एक है, तो उसका असर कई देशों पर पड़ेगा और उसको चिंता करने वाली वो खबर है। उसके बाद सद्दाम हुसैन जैसा हाल होगा, जो अक्सर आप इनको देखते होंगे, जो ईरान के मिलिट्री कमांडर हैं, स्पोक्स पर्सन, उनके हवाले से एक बयान आया है कि ट्रंप नेतन्याहू का वही हाल होगा जो सद्दाम का हुआ था। हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो जीतो या शहीद हो जाओ। और ये ईरानी लोग लगातार कह रहे हैं कि शहादत हमारे खून में है, हम अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने सरेंडर करने की बजाय आखिरी दम तक लड़ेंगे। इतना कुछ होने के बाद कि हर रोज़ ईरान के कमांडर्स, लीडर्स मारे जा रहे हैं, बावजूद इसके ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई में, हमले में या ईरान और इजराइल के खिलाफ लड़ने के उनके हौसले में, जज्बे में कोई कमी नहीं आई। तो एक बयान ये है। उसके बाद आज अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से एक नई लिस्ट आई है और इस लिस्ट में 5 IRGC कमांडर के नाम हैं और इन कमांडर्स पर फिर से $10-10 मिलियन
का अवार्ड घोषित किया गया है अमेरिका की तरफ से, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस रिवार्ड्स ऑफ जस्टिस। 5 लोगों के खिलाफ। इसके पहले आपको पता होगा कि एक लिस्ट आई थी जिसमें 10 ऐसे लोग थे, जिसमें लीडर्स में से टॉप लीडर में अली लारिजानी थे, जिनको इजराइल ने टारगेटेड ढंग से जिनकी किलिंग की। कुछ और उसमें से मारे गए, उस लिस्ट में से मिनिस्टर भी मारे गए, लेकिन उसी में उनके सुप्रीम लीडर जो नए हैं मुस्तफा खामनेई, उनका भी नाम है। एक लिस्ट पहले आई थी, $10-10 मिलियन हर शख्स पर। इस बार भी $10-10 मिलियन, मतलब 1-1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया। 1 करोड़ भारतीय करेंसी में देखें तो 92 करोड़ एक आदमी पर यह घोषित किया गया। अब इसमें जो लोग हैं जिनके नाम इस बार आए हैं, ये अगर देखें, ये 5 चेहरे हैं। मैंने जरा जानने की कोशिश की कि ये 5 लोग कौन हैं। तो एक हैं IRGC के कमांडर, पूर्व गृह मंत्री हैं अहमद वाहिदी। उसके बाद हैं अली अब्दुल्लाही, ये वहाँ के KCHQ के प्रमुख हैं और बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन जो होता है उसके एक प्रमुख चेहरे हैं। उसी तरह से एक और शख्स हैं, ये IGRC एरोस्पेस के ड्रोन कमांडर हैं और इनकी भी बहुत वहाँ अगर देखें मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में या IRGC में इनकी अहमियत है। इसी तरह से IRGC साइबर इलेक्ट्रॉनिक कमांड के चीफ हैं और IRGC इंटेलिजेंस ऑफिस कमांडर हैं। इनके 5 लोगों की तस्वीर हो सकता है अगले 24 घंटे में, 72 घंटे में, चूँकि टारगेट करके उनके जासूस हैं इजराइल के, अमेरिका के, ईरान में, ख़ास करके इजराइल के मोसाद, उनको जानकारी भी मिलती है रियल टाइम भी और ऐसे भी जैसे भी सर्विलेंस के जरिए या जिस भी तरह से। हो सकता है अगले 72 घंटे में आपको ये पता चले कि इनमें से 5 में से 1 लोग, 2 लोग या 3 लोग मारे गए, क्योंकि जिसके नाम घोषित कर रहे हैं जाहिर है उन पर अमेरिका और इजराइल की नज़र है। और इन की मौतों के बाद भी ईरान की सेहत पर कोई फर्क इस तरह से नहीं पड़ रहा है कि ईरान इसके बावजूद किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है, किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है, किसी भी तरह से तेवर कम करने को तैयार नहीं है और किसी भी तरह से अमेरिका की शर्त पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। ये ईरान की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हम कोई निगोशिएशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमला अगर अमेरिका ने किया है तो हमला इस जंग को ईरान खत्म करेगा। इस तरह से ईरान से बातें कही जा रही। बहुत 2-3 अहम बयान आए थे, जिसमें जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनका भी बयान था कि अमेरिका हमें सारे मुआवजे दे, गारंटी दे कि दोबारा ऐसी जंग नहीं होगी या दोबारा हमला नहीं करेगा, और बहुत सारी शर्तें, जो जाहिर है वो शर्तें ट्रंप जैसा कोई शख्स क्यों मानेगा। लेकिन फिलहाल बड़े झटके की खबर है। अब देखते हैं जंग कब तक चलती है। फिलहाल जाते जाते एक बार फिर से आप सबको ईद की शुभकामनाएं, मुबारकबाद, नमस्कार।